जय गुरुदेव। श्री कृपा अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे आपको पता है कि हमने एक एमसीक्यूज जो सीरीज चलाई हुई थी हिंदी की, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज फिर कुछ प्रश्नों की ओर जो है वो नजर डालते हैं कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। तो ऑप्शन आप जैसे देखेंगे, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। तो यहाँ पे बात आती है कि किस अपभ्रंश से जो है वो विकसित हुई, कौन सी? हिंदी खड़ी बोली। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली भाषा है जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत। संस्कृत के एक बाद भाषा आई जिसका नाम था पाली, जिसे जो है बौद्ध धर्म के लोग यूज करते थे। उसके बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई एक अपभ्रंश। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि अपभ्रंश से दो भाषाएं निकली, एक बिगड़ी हुई भाषा और एक प्योर भाषा। अपभ्रंश से जो प्योर भाषा निकली थी वो भाषा निकली थी हमारी हिंदी भाषा, जो प्योर भाषा निकली थी। और अपभ्रंश से एक निकली थी सौरसेनी, एक निकली थी सौरसेनी। और सौरसेनी बिगड़ा हुआ रहो क्योंकि यहां से बिगड़ी हुई भाषा निकली, मतलब जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौरसेनी भाषा से निकली है। अगर आप भाषाओं का क्रम देखेंगे तो सौरसेनी से ही खड़ी बोली निकलती है, जो प्योर हिंदी निकलती है वो अपभ्रंश से निकलती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो मैं आपको भाषा के क्रम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ऑलरेडी ही एक वीडियो बन चुकी है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कि कौन सी तिथि में हिंदी को जो है वो राजभाषा? अभी तक तो हमारे दिमाग में ये भी था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, परंतु मैं आपको क्लियर कर दूं हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और कौन सी डेट को यह निर्णय लिया गया? ध्यान देना, 14 सितंबर 1949, मतलब 14 सितंबर 1949 को जो है यह निर्णय लिया गया और हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो आप देखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले पेपर में काम आ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम प्रकाश डालेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? ध्यान देना, पहले स्वर समझना जरूरी है। हमारे 11 स्वर होते हैं, हर स्वर को जो है वो डिफाइन किया गया है। जो पश्च स्वर है, अगर यहाँ पे बोलते जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कि जीवा कहां कहां से क्रिया करती है। जीवा हमारे एक आगे वाला भाग जिसे हम अग्र स्वर के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा आता है मध्य। मध्य क्या होता है? जिसमें जीवा बीच का हिस्सा काम करता है, अग्र में आगे का हिस्सा काम करता है, और पश्च जीवा का सबसे अंतिम भाग काम करता है। पश्च स्वर की पहचान कैसे कर सकते हैं या अग्र स्वर की पहचान कैसे कर सकते हैं? जो अग्र स्वर होते हैं उसमें क्या होता है? जीवा आगे से पतली हो जाती है या तीखे शब्द बोले जाते हैं, या हमारी जीवा बाहर की तरफ धक्का लगाती है। जैसे ई में क्या हुआ? हमारी जीवा ने बाहर की तरफ धक्का लगाया। परंतु यहाँ पे बात क्या की गई? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, मतलब जो जीवा का सबसे लास्ट वाला हिस्सा वो पश्च स्वर में आएगा। तो ऐसा कौन सा स्वर है? वो रहेगा आ। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि जीवा का पीछे वाला हिस्सा काम कर रहा है? जब हम आ की बात करेंगे हमारी जीवा अंदर की तरफ जाएगी, हमारे गले के ऊपर जोर आएगा और पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा। इससे जो है पश्च स्वर की जो है पहचान होती है। अग्र स्वर की मैं बात करूं जिसमें जीवा बाहर की तरफ धक्का लगाती है। और एक मैंने नाम दिया मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है? जीवा बीच से दबती है। जैसे अ में क्या हुआ? जीवा ना आगे से हिली ना पीछे से हिली, बीच से दबी। पश्च स्वर यहाँ पे आ है क्योंकि जीवा अंदर की तरफ जा रही है, गले के ऊपर जोर आ रहा है, हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है? कि इनमें से अयोगवाह कौन सा है? अभी योगवाह की बात करूं तो अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं अंग और आह, अंग और आह। यहां पे ऑप्शन क्या देखा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अलप्राण। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राण, महाप्राण। महाप्राण क्योंकि मुख विवर से ज्यादा वायु बाहर निकलती है, वो तो आ नहीं सकता। संयुक्त व्यंजन तो दो व्यंजनों के मिश्रण से बने, त्र, ज्ञ, ये भी नहीं हो सकता। अलप्राण जिसमें मुख विवर से कम मात्रा वायु। आपको यहाँ विसर्ग देखने को मिल रही है, आपको यहाँ विसर्ग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में कौन सा योगवाह है? तो विसर्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही आप जो है साथ साथ में रिवीजन करते रहना, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां पे पूछा गया य र ल ब किस वर्ग के व्यंजन हैं? य र
ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अगर मैं व्यंजनों की बात करूं, व्यंजन जो है वो 33 होते हैं, 33 हमारे व्यंजन है। इन व्यंजनों को क्या किया कि 3 पार्ट्स में बांट दिया। सबसे पहले कौन सा? स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन हम बोल सकते हैं, स्पर्शी व्यंजन ही, स्पर्श व्यंजन हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहला आया स्पर्श व्यंजन। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, अगर पेपर ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि स्पर्श व्यंजन आए सबसे पहले कितने? 25। उसके बाद आए अंतस्थ। अंतस्थ कितने आए? 4। और उसके बाद आए संघर्षी। संघर्षी कितने आए? 4। तो ये जो 25 आए 33 व्यंजनों में कौन से हैं? वर्ग वाले, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, उपवर्ग। प्रत्येक वर्ग में जो है वो 5 वर्ग होते हैं। उसके बाद आए अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल, ब। और यही क्वेश्चन पूछेगी कि य, र, ल, ब किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य नहीं हो सकते। ऊष्म, संघर्षी को ऊष्म बहुत बोला जाता है, ये भी नहीं हो सकते। अंतस्थ मतलब य, र, ल, ब जो व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये भी पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस पे थोड़ा सा जो है आप साथ साथ रिवीजन करते रहना, ये कहीं ना कहीं आपको जो है पेपर में आपकी सहायता करेंगे। आगे है अनुनासिक का संबंध होता है। मतलब अनुनासिक का संबंध कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो है 25। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण जो होते हैं, और ध्यान देना जो वर्ग का पंचम वर्ण होता है वो हमेशा नासिका से बोला जाता है। यहाँ पे क्या है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। अगर नाक से कोई वर्ण बोला जाता है तो मतलब अकेला नाक नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मुंह से भी इसका उच्चारण करना पड़ेगा। तो नाक और मुंह से जो है अनुनासिक व्यंजन का जो है वो संबंध होता है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको कहीं ना कहीं आप जो है नोट करते रहना, ये आपके पेपर में आपकी सहायता करने वाले हैं। यहां पूछा गया कि किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? किर्दंत प्रत्यय, अभी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक किर्दंत और एक तदित। जो किर्दंत प्रत्यय होते हैं उसमें क्या होता है कि जब क्रिया या मूल धातु के साथ हम जब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उससे बनने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पूछा? किर्दंत प्रत्यय। और तदित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। परंतु यहाँ पे किर्दंत प्रत्यय के बारे में पूछा गया, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की अगर मैं बात करूं तो इनका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का जो प्रयोग होता है वो तदित प्रत्यय में होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि किर्दंत प्रत्यय में क्या होता है? मूल धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या बोलता है, इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि उपसर्ग होता क्या है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मतलब शब्दांश, शब्द का एक अंश किसी शब्द के साथ जुड़ेगा, मतलब शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होगा, क्योंकि जो शब्दांश होता है उसका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे है विज्ञान, तो यहाँ पे विज्ञान का संदीप शब्द क्या होगा? विधन ज्ञान, विधन ज्ञान। तो इसका मतलब बी यहाँ पे पहले क्या? विज्ञान, फिर अन, ज्ञान तो क्या चला गया? अंतिम शब्द चला गया। परंतु क्या होता है? शब्दांश होता है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उपसर्ग समझना भी जरूरी होता है कि उपसर्ग होता है क्या है कि वह शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित करते हैं। आगे है चीर आयु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चीर आयु, तो यहाँ पे उपसर्ग के बारे में मैंने पहले भी बताया कि वह शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित करते हैं। चीर आयु मतलब कोई शब्द होगा उसके प्रारंभ में एक शब्द का अंश जुड़ रहा है। चीर आयु का संदीप शब्द क्या होगा? चीर धन आयु, चीर धन आयु। तो यहां पे क्या है? ये शब्दांश चीर शब्दांश आयु के साथ जुड़ा और उसके पूरे अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर दिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो
अगला प्रश्न क्या रहेगा, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में कौन सा समास है? तो यहां ऑप्शन क्या लिखा है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद या कर्मधारय। ध्यान देना, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। यहां पे ऑप्शन में आंसर बता देता हूं, आंसर है द्विगु। और द्विगु क्यों आया? क्योंकि समास में बोले कि द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है, परंतु पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वि का मतलब 2 और भू का मतलब गाय, मतलब 2 गायों की बात, 2 गायों के समूह की बात की जा रही है। और यहाँ पे है नवग्रह। अगर नवग्रह को हम विश्लेषण करें इस पे, तो नवग्रह का जो विश्लेषण होगा कि 9 ग्रहों का समूह जिसे हम नवग्रह कहते हैं। तो द्विगु समास का क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही हमारी और वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ जगू पे।